आज का मुख्य वक्तव्य सभी को डॉक्टर सादर। भावेश जी का है। तो बहुत बहुत स्वागत। आप अपने कार्यकर्ता हैं, अपने लोक पहल के। और हमारे लोक पहल के माननीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी आ गए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। और लोक पहल को दिल्ली विश्वविद्यालय में दृढ़ता से स्थापित करने वाले डॉक्टर ऋषिकेश जी भी आ गए हैं। तो 2-3 मिनट की प्रतीक्षा के बाद हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। जैसा कि लोक पहल की एक परंपरा है और उस परंपरा का हम लोग सदैव निर्वहन करते हैं, वो है कि लोक पहल प्रारंभ से ही अपनी रविवासरी श्रृंखला का प्रचार प्रसार आरंभ कर देता है। और इस श्रृंखला में आज का हमारा विषय है, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, विकसित भारत की संकल्पना 2047 और महिला, किसान, युवा, गरीब और इसी के साथ जनमत का परिष्कार। ये आज हमारा महत्वपूर्ण विषय है। और जैसा कि हम परिचय प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल हमारे पार्श्व में दिखाई दे रहा होगा लोक पहल के 5 महान विभूतियां। यही महान विभूतियां हमारे लोक पहल की प्राण वायु हैं, हमारे लोक पहल की आत्मा हैं। वह है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने सर्वप्रथम इस बात की परिचर्चा आरंभ की कि भारत अपने रास्ते पर चलेगा, भारत अपने अतीत पर गर्व करेगा, अतीत से प्रेरणा लेके भारत चलेगा कि नहीं चलेगा। अर्थात भारत अपने मार्ग का चयन करेगा अथवा पाश्चात्य या विदेशी मार्ग का अपनी जीवन शैली के रूप में अपने राज्य, अपने समाज, अपने आध्यात्म, अपनी संपूर्ण दिशा और दशा किस ओर लेके चलेगा। तो इसलिए हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान, हमारे विचार के एक पुंज हैं भारत रत्न पंडित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। दूसरे, जो हमारे चिंतन की प्रखरता का, हमारे सांस्कृतिक चिंतन की प्रखरता का चरम उत्कर्ष है, ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी। भारत में 500 वर्षों की राम भक्ति की जो प्रतंत्रता थी, उस अवपीड़न से, उस पीड़ा को भारत से निकाल करके भारत को भव्य और भारत को मानसिक रूप से विजय श्री दिलाने का श्रेय जिस अभिनंदनीय व्यक्तित्व को है, वह है पूज्य अवैद्यनाथ जी, जो भारतीय लोकसभा के सदस्य भी थे। सदस्यता के साथ साथ वो प्रसिद्ध गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर और राष्ट्र के राम मंदिर आंदोलन के याज्ञिक अनुष्ठान के सबसे बड़ी आहुति देने वाले और सामाजिक समरसता के युग पुरुष थे। उसी में एक और महत्वपूर्ण नाम जुड़ता है, राम मंदिर आंदोलन की को और प्रखर बना करके जन जन तक उसके प्रत्येक सनातनी हृदय में उसका वास करा देने वाले अद्भुत अकल्पनीय व्यक्तित्व के धनी पूज्य अशोक जी सिंघल। और हमारे इस पूरे सांस्कृतिक अधिष्ठान में जिनकी प्रेरणा हमें हर महापुरुष की व्यक्तित्व और उसकी सोच, उसके चिंतन के पक्ष से लोक पहल प्रभावित होता है, उसमें एक बहुत ही आदरणीय सम्मानित स्थान है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संघ चालक पूज्य राजेंद्र सिंह उप आख्यान रज्जू भैया। चूंकि दो महाविभूतियों का, तीन महान विभूतियों का प्रत्यक्षतः जुड़ाव प्रयागराज से है। महामना की जन्मभूमि है प्रयागराज, अशोक जी सिंघल की कर्मभूमि है प्रयागराज, और पूज्य रज्जू भैया की कर्मभूमि है प्रयागराज। तो ऐसे यशस्वी पुरुष हमारे लोक पहल के प्रेरणा पुंज हैं, हमारे लोक पहल के अभिप्रेरक हैं। इन्हीं विचारों का प्रसार प्रसार करना, भारत में किस प्रकार राष्ट्रीय सोच के साथ भारतीय समाज का राजनीतिक संगठन तैयार किया जाए, पूज्य सदाशिवराव गोलवरकर, जिन्हें हम पूज्य द्वितीय सरसंघ चालक गुरु जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा कि दीनदयाल, आप भारतीय समाज का सांगठनिक स्वरूप तैयार करिए और उस सांगठनिक स्वरूप का जो एक मंत्र होगा, एकता में आबद्ध करने का जो तरीका होगा, वह होगा राजनीतिक। तो राजनीति का परिष्कार भारत की सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप किस तरह हो,
क्योंकि शुरू से ही जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ होता है, हमारी भारत की राजनीतिक दशा और दिशा पथ विचलित हो जाती है, हम भारत की ओर नहीं देखते हैं और इसीलिए भारत की ओर देख करके अभी हमारे हमारे बीच लोक पहल के माननीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी हैं और कल हमारे स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठन माननीय कश्मीरी लाल जी आए हुए थे, तो परिचर्चा हो रही थी कि संघ और स्वदेशी का तादाद में क्या है। इस पूरे भारत को भारत की ओर अग्रसर करके देखने का प्रयत्न जो प्रारंभ हुआ, वह विजयदशमी के दिन 1925 में आरंभ हुआ था और पूज्य केशव बलराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और वो भी विजयदशमी की तिथि थी, विजय करने की तिथि थी और आज राम भगवान प्रभु की प्राणतक प्रतिष्ठा हुई है, तो ये भारतीयता की सांस्कृतिक विजय है और लोक पहल के लिए भी विजय का स्वरूप है और लोक पहल का नेतृत्व संयोजकत्व जिस व्यक्ति के हाथ में, उसका नाम भी विजय है। तो ऐसे मैं लोक पहल के माननीय संयोजक और स्वदेशी जागरण मंच के केंद्रीय नेतृत्वकर्ता, केंद्रीय प्रचार टोली के वरिष्ठ सदस्य माननीय डॉक्टर विजय सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आज के क्रम में अपने बीज वक्तव्य को प्रस्तुत करें। डॉक्टर विजय सिंह जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, सभी लोगों को इस आज के कार्यक्रम में जो उपस्थित हुए हैं उनके लिए हम साधुवाद करते हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति से ही हमारा कार्यक्रम बढ़िया हो सकता है। भारत देश का विजन 2047 विकसित भारत का लेके जो लक्ष्य और संकल्प हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं, उसकी पूर्णाहुति और उसको ठीक से पूर्ण करने में भारत सरकार का योगदान हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो सरकार जो हमारी तरह ही या जिससे हम प्रभावित होके इस विषय को रख रहे हैं, वो अगर सरकार राष्ट्रवादी सरकार बनती है तभी हमारा विजन पूरा हो पाएगा। आप सब जानते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करना, लक्ष्य पे चलना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर हम लोग जो है लक्ष्य निर्धारित किए हैं तो उस पे चलने का संकल्प जो लेना है, उस पे विस्तृत अभी डॉक्टर भावेश जी जो आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं, विस्तृत विवरण और विस्तृत रूप से रखेंगे। हम केवल आपसे ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रवाद के लिए हम जो ये मतदान है, जो मताधिकार है, इसका प्रयोग 100% करने में हम सफल होंगे, तभी हमारा विजन 2047 सफल हो पाएगा। तो आप सबसे हम ये आग्रह करेंगे कि अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए जो ये चुनाव का लक्ष्य आया है, इसमें 100% मतदान सुनिश्चित कराने में और सभी मतदान देने के लिए उपयुक्त जो भी मतदाता हैं, उनको मतदान केंद्र तक पहुंचाने में आपकी जो भी महती कृपा हो सके, जो भी सहयोग हो सके, वो पूर्ण रूप से करें। अगर हमारे देश का मतदाता मतदान करने में शिथिलता नहीं बरतेगा, तो हमारा देश निश्चित रूप से 2047 लक्ष्य को प्राप्त करेगा, क्योंकि जब मतदान 100% होगा, तो 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनने वाली सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। तो मतदान हमारा बहुत बड़ा आवश्यक काम है। नित्य प्रति के अपने जो व्यवहार उसको पूरा करने के लिए हमको ये आगे आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम जो है अपने काम को कैसे करें। तो हम नित्य प्रति अपने नित्य कर्म को हमेशा पूरा करते रहते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में जहां कहीं भी हम लोग रह रहे हैं, उस समय अपने मतदान को निश्चित रूप से समय से आगे करें। इसी आशा के साथ कि आप लोग जो है निश्चित रूप से इसमें सहभागिता करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके आधार स्तंभ को तैयार करने में सहयोगी बनेंगे। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत आभार भाई साहब। और आप एक राष्ट्रवादी चिंतक विचारक हैं और आप की सबसे बड़ी विशेषता है कि आप बड़े सहज शब्दों में बड़ी गंभीर बात करते हैं, क्योंकि आप एक चिंतक हैं, एक विचारक हैं और वो चिंतन और विचार भारतीयता से ओतप्रोत होता है।
जिसमें सदैव राष्ट्र का स्पंदन होता है। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत-बहुत स्वागत। आप जब आते हैं, हमारी संख्या भी बढ़ती है। आपके विचारों की सहज जो पहुँच होती है, जो कम्युनिकेशन होता है, जो वो आप फैसिलिटेट करते हैं, हमारे श्रोता संख्या में भी वृद्धि करती है। इसलिए मेरा सदैव आग्रह रहता है आपसे कि आप ज़रूर आज के कार्यक्रम में हमारे साथ रहें। डॉक्टर अरुण कुमार जी भी आ गए हैं। अरुण कुमार त्रिपाठी जी जो विद्वान हैं, बहुत महत्वपूर्ण विद्वान हैं और मैं चाहूँगा कि उनको भी पैनल में लिया जाए। डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी का बहुत-बहुत अभिनंदन। तो डॉक्टर अरुण त्रिपाठी जी, डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी का भी महनीय वक्तव्य हुआ है और बहुत ओजपूर्ण वक्तव्य आपका होता है। एक चिंतक का, एक विचारक का स्वरूप सदैव दिखाई देता रहता है, स्पंदित होता रहता है। अब मैं सीधे विषय पर आऊँगा। भाई साहब ने एक संकेत किया कि हमें 100% मतदान करना है। इस देश की ऋषि ने, और डॉक्टर अरुण जी सुन रहे हैं और संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं और साहित्य पर अच्छी पकड़ है आपकी। हमारे ऋषियों ने कल्पना की थी, गायत्री मंत्र जब सविता देवता की आराधना की, तो उसने कहा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करिए, हमारी बुद्धि का परिष्कार करिए। और आधुनिक संदर्भ बोध में जो हमारा लोकतंत्र का पर्व है, उसमें लोक मत किस प्रकार परिष्कृत हो, जनमत किस प्रकार परिष्कृत हो, जनमत की दिशा बहुत सकारात्मक दीर्घकालिक सोच के साथ, अल्पकालिक सोच के साथ न हो, उसमें भारत का गौरव हो, भारत का हित हो। मैं इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा और अपने आज के महनीय वक्ता डॉक्टर भवेश जी को आमंत्रित करूंगा। वह है कि यह चुनाव भारत वर्ष के लिए ऐतिहासिक चुनाव है। भारत 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना और उससे पहले से ही लाल बाल पाल के नेतृत्व में भारत को भारतीयता की ओर अग्रसर करने का प्रयास प्रारंभ हुआ था, लेकिन 1925 में उसका एक व्यवस्थित स्वरूप आया। हम यह जो चुनाव होगा भारत की भारतीयता के भविष्य को निर्धारित करेगा। भारत के भावी लक्ष्य को निर्धारित करेगा कि भारत का भविष्य क्या होगा। और मुझे कहने में संकोच ही नहीं है कि दो महानायक इस सदी को मिले हुए हैं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अद्भुत संयोग है और उत्तर प्रदेश के में वो नेतृत्व की सामर्थ्य है कि कल भारत को भी नेतृत्व प्रदान करेगा। कल योगी जी जब देश का नेतृत्व करेंगे, जब लाल किले की प्राचीर से एक कट्टर सनातनी, एक तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित कर देने वाला उत्कट राष्ट्रवादी जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, भारत का भविष्य निश्चित रूप से बहुत सुव्यवस्थित होगा। अब मैं आज के आज के वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर भावेश जी को कि आज का अपना विशिष्ट व्याख्यान प्रस्तुत करें। आप की शिक्षा दीक्षा संपूर्ण रूप से प्रयाग नगर में हुई है, प्रयाग के प्रतिष्ठित हाई स्कूल कॉलेज से हुई है। उसके बाद एशिया का, अरे वो जो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है और जो आईएएस का खजाना है, उससे आप स्नातक, परा स्नातक और डिफिल हम लोग कहते थे, डिफिल कुछ ही विश्वविद्यालय दिया करते थे, तो उसमें आपने आधुनिक इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास विषय में आपने डिफिल प्राप्त किया है। आपकी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा है, आप एक युवा इतिहासकार हैं और राष्ट्रवादी चिंतक हैं। संघ की सोच का सूक्ष्म और स्थूल स्वरूप क्या है, वो आप आज के वक्तव्य में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप संघ को सम्यक दृष्टि से व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं। आप संघ के कार्यकर्ता भी हैं, स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता और दायित्ववान कार्यकर्ता हैं। महानगर के आप सह संयोजक रह चुके हैं। वर्तमान में भी स्वावलंबी भारत अभियान में आपका दायित्व है, लोकमत परिवार में भी आपका दायित्व है। तो मैं बहुत बहुत ही अपने स्नेह से अपने छोटे भाई डॉक्टर भवेश जी को आमंत्रित करता हूं कि आज का वक्तव्य प्रारंभ करें। डॉक्टर भवेश जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो ये तो मंच मेरे लिए हमेशा से परिचित रहा है लोक पहल का। और लोक पहल के हमारे जो इसको साकार स्वरूप प्रदान करने वाले हैं प्रोफेसर आलोक चौहान सर, डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर,
डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह सर, आप सभी को सबसे पहले तो मैं प्रणाम करूंगा। आप लोगों के संरक्षण में, आप लोगों के निर्देशन में बहुत कुछ सीखा है मैंने। और आज ये मुझे अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों को लोक पहल के माध्यम से लोगों के बीच में रखूं। आज जो यह विषय है, विकसित भारत 2047, जनमत परिष्कार, महिला, किसान, युवा और गरीब। इस विषय को जब हम देखना शुरू करते हैं तो हम ये पाते हैं कि भारत में 1947 के बाद से विभिन्न सरकारें बनी और उन सरकारों ने अनेक योजनाओं का निर्माण भी किया, लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन कहाँ पर हुआ, वो योजनाएं कार्यान्वित कहाँ पर हुई हुई या नहीं हुई, इसकी समीक्षा जो है कभी भी सरकारें पूरी तरीके से नहीं कर पाई। बस सरकारें बदलती गई। हर बार इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा गया कि हम युवा के लिए काम करेंगे, किसान के लिए काम करेंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, लेकिन काम जो था वो पेपर में होता था, मूर्त रूप में धरातल पर वो कम ही दिखाई पड़ा। लिहाजा जो इसका अपेक्षित परिणाम था, युवाओं के मन में, महिलाओं के मन में, किसान के मन में, गरीबों के मन में, वह प्राप्त नहीं हो, जिससे आम जनता निराश थी, असंतुष्ट थी। और जनता की यह निराशा, जनता की यह जो असंतोष है, इसने देश में एक राजनीतिक करवट को उत्पन्न किया और पूरे देश ने एक बहुत बड़े पैमाने पे राजनीतिक करवट लिया। और उसके परिणाम स्वरूप 26 मई सन 2014 को जब हमारी 14वीं संसद का गठन हुआ, तो एक स्वयंसेवक ने, एक विचारक ने, एक ऊर्जावान, प्रज्ञावान व्यक्ति ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने। प्रत्यक्ष रूप में ये जो शपथ ग्रहण था, ये बड़ी सामान्य प्रक्रिया थी, क्योंकि एक चुनाव हुआ था, उस चुनाव में एक पार्टी चुनाव जीत गई थी और उसके बाद फिर शपथ ग्रहण। लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर यह जो शपथ ग्रहण था, इस शपथ ग्रहण से करोड़ों भारतीयों के मन में अपने सुनहरे भविष्य के प्रति एक उम्मीद जगी। यह उम्मीद युवाओं की थी, यह उम्मीद किसानों की थी, यह उम्मीद महिलाओं की थी, यह उम्मीद गरीबों की थी। और यह उम्मीद थी कि अब जो हमारा प्रधानमंत्री बना है, अब जो हमारी सरकार बनी है, निस्संदेह रूप से ये हमारे विकास के प्रति समर्पित होगी, ये हमारे विकास को करेगी। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में जो हमें 2 टर्म देखने को मिले, उन दोनों टर्म को देखने के बाद जब हम आज के समय में समीक्षा करते हैं, तो यह बिल्कुल सुस्पष्ट है, एकदम ये स्पष्ट है कि केंद्र की सरकार ने अपने दोनों कार्यकाल में युवाओं, गरीबों, किसानों और महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर ही अपनी नीतियों का निर्माण किया है। और उन नीतियों का सिर्फ निर्माण नहीं किया है, बल्कि उन नीतियों को पूर्णतः लागू किया जाए, इसे भी सुनिश्चित किया है। बहुत से विभाग हैं, बहुत से मंत्रालय हैं, बहुत से एजेंसीज हैं, जिनके माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया है कि जो योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं का पूरा लाभ धरातल तक पहुंच रहा है या नहीं। और इसके बाद हम अब देख रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों से भारत सरकार के विभिन्न जो मंत्रालय के अधिकारी हैं और जो मंत्रीगण, वे एक योजना पर मंथन कर रहे हैं। और जिस योजना पर मंथन कर रहे हैं, उस योजना को विजन इंडिया 2047 का एक तरीके से नाम दिया गया। और इसके पीछे भारत का, सरकार का जो उद्देश्य है, वो बहुत स्पष्ट है कि ये विजन इंडिया 2047 जो है, यह देश को विकासशील नहीं बल्कि एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिणित करेगी। ये प्रयास किया जा रहा है कि देश के सभी संसाधनों का प्रयोग करके वर्तमान स्तर से उस महत्वाकांक्षी स्तर पर पहुंचाया जाए, जहां पर हम भारतवासी ये कह सकें कि हम विकसित देश के नागरिक हैं, हम विकसित भारत के नागरिक हैं। भारत सरकार और नीति आयोग अब विजन इंडिया 2047 को अंतिम स्वरूप प्रदान कर रहा है। और यह अंतिम स्वरूप पूर्ववर्ती सरकारों के जैसे एक बंद कमरे में बैठकर नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस अंतिम स्वरूप को प्रदान करने के पहले विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न विधाओं के जो विद्वान हैं,
जानकार हैं, रणनीतिकार हैं, नीतिकार हैं, उनके साथ पूर्ण विचार विमर्श किया जा रहा है, उनके सुझाव मांगे जा रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है, मंथन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो हमें समय मिला है, अगर मैं 2022 से कहूँ तो 25 वर्षों का, अगर 2024 से कहता हूँ तो 23 वर्षों का जो ये हमें समय मिला है, उस समय में एक भगीरथ प्रयास करना है, एक बहुत बड़े स्तर पर महायज्ञ करना है, क्योंकि इस देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है। कहने में आसान लगता है, लेकिन सोचने में जब हम देखते हैं तो यह एक इतना बड़ा आयोजन है, एक इतना बड़ा टास्क है, जिसको करने की क्षमता वास्तविकता में उसी के पास है जिसका 56 इंच का सीना है। और किसका सीना 56 इंच का है, यह आज इस देश को ही नहीं, एशिया को, यूरोप को नहीं, बल्कि पूरे विश्व को पता है कि एक ही भारतीय है जिसका सीना 56 इंच का है। और वो इतना दृढ़ संकल्पी है कि उसने जिस चीज का संकल्प ले लिया है तो वह संकल्प तो पूरा होगा, निस्संदेह पूरा। विजन इंडिया के माध्यम से एक तरफ प्रख्यात बैंकर अजय बांगा, दूसरी तरफ एप्पल जैसी टेक्नोलॉजी प्रदान करने वाली कंपनी के मुखिया टीम कुक के साथ ही साथ भारतीय उद्योग जगत के जो हमारे बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र की बहुत ही विशिष्ट जानकारी रखने वाले जो हमारे विद्वान हैं, विचारक हैं, उन सभी का सहयोग लिया जा रहा है इस भगीरथ प्रयास में, इस एक महत्वाकांक्षी परियोजना योजना को पूरा करने के लिए, जिसे कि हम विकसित भारत के रूप में या विकसित भारत 2047 के नाम से जान रहे हैं। इन सभी सुझावों के आधार पर भारत सरकार अपनी इस महत्वाकांक्षी, दूरदर्शी और बहुआयामी योजना को पूरा नहीं कर रही है, बल्कि देश की जनता के साथ उसकी सरकार के नीतिगत जो वादा होता है, उस वादे को पूरा करने का प्रयास कर रही है। यानी इस सरकार ने अपनी जनता से जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करने की दिशा में अब यह सरकार पिछले 2 वर्षों से प्रयत्नशील है और एक एक कदम, हर दिन के साथ एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। विजन इंडिया 2047 का है या विकसित भारत 2047 को बनाने का प्रयास का सीधा अर्थ है कि आगामी 23 वर्षों में देश के विकास की एक योजना जो सरकार, उद्योग जगत, गैर सरकारी प्रयासों और भारतीय जनता के सहयोग से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, चिकित्सा, सेवा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनाना है। साथ ही साथ मानव कल्याण और सामाजिक विकास के मामले में भारत एक वैश्विक मॉडल बनेगा, जिसमें प्राकृतिक संरक्षण और पर्यावरणीय संवहनीयता का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहेगा। यानी ये सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है, एक ऐसा विकास, एक ऐसा विकसित मॉडल जिसमें प्राकृतिक संरक्षण, जिसमें प्रकृति का संरक्षण है, जिसमें पर्यावरण का संतुलन है, जिसमें युवा, गरीब, किसान, महिला सभी का विकास है, उद्योग जगत का विकास है तो मध्यम वर्ग का भी विकास है, गरीब व्यक्ति का भी विकास है तो किसान का भी विकास है, महिलाओं की को भी सशक्त बनाना है। यानी हम आज से 23 वर्षों के बाद अपनी पीढ़ी को जिस भारत को देंगे, वह भारत एक ऐसा विकसित भारत होगा जहां पर प्राकृतिक संरक्षण भी होगा, जहां पर पर्यावरण संतुलन भी होगा, जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा, और जो निस्संदेह रूप से जो हम कहते हैं कि हम विश्वगुरु थे, तो एक बार पुनः हम विश्वगुरु के रूप में स्थापित। जब हम बात करते हैं विकसित भारत की, तो विकसित भारत के कई स्टेप हैं, कई सोपान हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सोपान है वो है आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमी। और आर्थिक क्षेत्र में प्रगति को निर्धारित करते हुए सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया कि प्रति व्यक्ति आय को 18,000 से 20,000 अमेरिकी डॉलर तक ले जाएंगे, तभी जाकर 30 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार केवल उद्योग को बढ़ावा नहीं दे रही। उद्योग तो हमारी आर्थिक स्थिति की धुरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ
यह सरकार शहरी विकास और शहरी विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास को एक विश्व स्तरीय संरचना का स्वरूप देने का प्रयास कर रही है। प्रशासन को, आर्थिक प्रशासन को, अर्थव्यवस्था को, वाणिज्यिक कार्यों को, व्यवसायिक कार्यों को अधिक से अधिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आना, यानी डिजिटलाइजेशन करना सरकार का एक बहुत बड़ा प्रयास है। विजन इंडिया 2047 में विकसित भारत में नवाचार है, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना है, रक्षा क्षेत्र, अंतरिक्ष क्षेत्र, चिकित्सा और सेवा के क्षेत्र में और परिवहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। और इसकी बनाने का प्रयास तभी से प्रारंभ हो गया था जब मेक इन इंडिया का नारा दिया गया, अर्थात भारत का जो स्वदेशी उद्योग है, उस स्वदेशी उद्योग को भारत के स्वदेशी टैलेंट से, भारत के स्वदेशी संसाधनों के द्वारा इतना ज्यादा परिमार्जित करना है, इतना ज्यादा उसका परिष्कार करना है, इतना ज्यादा उसको बढ़ाना है कि वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां पर वह देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वह इतना सहारा दे कि यह देश एक आत्मनिर्भर देश हो जाए। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा के उत्सर्जन को बढ़ाने के लिए प्रयास ही नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प के साथ सरकार कार्य कर रही है। लेकिन 2047 के मिशन को ध्यान में रखते हुए सरकार का यह भी प्रयास है कि कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित रखें। क्यों? क्योंकि एक तरफ हम वैश्विक संभावनाओं को भी देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति और पर्यावरण को भी देख। विकसित भारत 2047 में सर्वाधिक ध्यान इस तथ्य पर दिया जा रहा है कि इस विकास की यात्रा में कोई भी पीछे न छूट, अर्थात चाहे वो हमारी मातृशक्ति हो, चाहे वो हमारा युवा हो, चाहे वो हमारा वह नागरिक हो जो कि गरीबी रेखा पर जी रहा है या गरीबी रेखा के ऊपर जी रहा है, और चाहे हमारे देश का किसान। अर्थात एक तरफ हमें किसान को मजबूत करना है, तो दूसरी तरफ शिक्षा और कौशल विकास से अपने युवा को मजबूत करना है, तीसरी तरफ सुरक्षा और आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करके हमें अपनी मातृशक्ति को भी सशक्त बनाना है। शिक्षा के साथ साथ उन्हें सशक्त बनाते हुए रोजगार के अधिक से अधिक संभावनाओं को, अधिक से अधिक साधनों को, अधिक से अधिक अवसरों को। विकसित भारत 2047 के निर्माण में अर्थव्यवस्था को एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय माना गया है। और नॉमिनल टर्म्स, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो नॉमिनल टर्म्स में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ चुकी है। और जब हम परचेजिंग पावर की बात करते हैं, क्रय शक्ति की बात करते हैं, तो हम विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुके हैं। आज भारत इस स्तर पर पहुंच चुका है जहां पर भारत की जीडीपी कई यूरोपीय और एशियाई देशों से बहुत बड़ी हो चुकी है। निस्संदेह रूप से यह 10 वर्षों में भारत सरकार के और एक कर्मठ यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों का परिणाम है, जिसने कि देश, मतलब जिसने, यह वह देश है जिसने पूर्ववर्ती सरकारों में इतने बड़े बड़े घोटालों को झेला है कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था टूट गई थी, कमर टूट चुकी थी। लेकिन 10 वर्षों में अपने दृढ़ संकल्प से माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भारत को आज इस स्थिति में लाकर खड़ा किया है कि आज हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हम एशिया की या यूरोप की नहीं बल्कि विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। और यही जो बड़ी अर्थव्यवस्था हमें प्राप्त हुई है, यही अब हमें विकसित भारत की प्रगति के पथ पर तीव्र गति से चलने में हमारी सहायक होगी। विकसित भारत के निर्माण में जब हम विजन को देखते हैं, विजन इंडिया प्लान को देखते हैं, तो 2030 से 2035 के बीच में यह पूरा प्रयास रहेगा सरकार का कि इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और जापान को पीछे छोड़ते हुए लगभग 7.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर 7.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था तक हम पहुंच जाएं। ऐसा नहीं है कि सरकार केवल इकोनॉमी को बढ़ाने तक ही सीमित है, बल्कि सरकार के जो प्रयास हैं वो अर्थव्यवस्था की मजबूती के साथ ही साथ चतुर्दिक प्रयास है, यानी चारों दिशाओं में सरकार प्रयास कर रही है, जिसमें विकास के उस मॉडल को स्थापित करना है। अर्थात विकसित भारत 2047 का
जो हमारा मॉडल, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य में जो हमारा मॉडल होगा हमारे देश का, वह ऐसा हमें बनाना है कि भारत के लोगों की, भारत के नागरिकों की जीवन प्रत्याशा को बढ़ा देना है। यानी आज की जो जीवन प्रत्याशा 67.2% है, उसे बढ़ाकर 71.8% पर ले जाना, और साक्षरता की जो दर है वो 77.8 का रेशियो है आज, जिसे हमें बढ़ाकर 89.8 कर देना है। यह विकसित भारत 2047 का एक लक्ष्य निर्धारित है। और आप समझ सकते हैं कि जिस देश में साक्षरता की दर को बढ़ाने का दृढ़ संकल्प लिया गया हो, जिस देश में लोगों के जीवन की अवधि और जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने का संकल्प लिया गया हो, निस्संदेह रूप से उस देश की सरकार का जो विजन है वह इतना बड़ा है, इतना महत्वाकांक्षी है, इतना बहुआयामी है, और सबसे बड़ी बात कि इतना दूरदर्शी है कि इस 23 वर्ष में भारत में प्रगति, भारत में विकास की उन हर संभावनाओं को उत्पन्न करना है जो कि भारत के 2047 के निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में हमारे लिए सहायक बन। यह जो जीवन प्रत्याशा बढ़ाने की बात की जा रही है विकसित भारत 2047 तक में, इसे आप देखेंगे तो आप तो सामान्य तौर पर लोग कहेंगे कि अरे तो 2-3% बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन ये 2-3% बढ़ाने की बात को जब हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ की है, जो 2030-35 तक लगभग 1 अरब 45 करोड़ और 2047 तक लगभग 1.5 अरब तक सीमित रहेगी, या उसको पार कर जाएगी कहना बहुत मुश्किल है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को लेकर एक व्यक्ति जो अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, वह अगर 1%, 1.5% या 2% के भी रेशियो तक हमें पहुंचा देते हैं, हमारे सतत प्रयास अगर हमें वहां तक पहुंचा देते हैं, तो यह एक देश की नहीं बल्कि ये विश्व स्तरीय उपलब्धि है, जहां पर इतनी बड़ी जनसंख्या के जो जीवन प्रत्याशा है उसको बढ़ाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगर हमने जनसंख्या की बात की तो 1 अरब 40 करोड़ की जो आज की वर्तमान जनसंख्या है, इस वर्तमान जनसंख्या को यद्यपि सभी की सोच है, सभी की चाहत है सरकारी क्षेत्र में नौकरी को प्राप्त करना, लेकिन जब आप इसको वस्तुनिष्ठ तरीके से देखेंगे, जब आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, जब आप इसको तर्क के आधार पर देखेंगे, तो आप ही नहीं हर व्यक्ति यह जानता है कि कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो, इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जनसंख्या को सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं दे सकती। ये एक अकल्पनीय, असंभव कार्य है। लेकिन हमारे दृढ़ संकल्पी प्रधानमंत्री ने अपने सकारात्मक और सार्थक प्रयास से इसका एक समाधान निकाला है, और वह समाधान ये है कि युवाओं को नौकरी करने वाला नहीं बल्कि युवाओं को नौकरी देने वाला बनने के लिए प्रेरित किया जाए। 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में रोजगार सृजन और रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करना ही एकमात्र विकल्प है जो हम सभी लोगों को अपनी आजीविका के संसाधनों को प्राप्त करने और हमारे जो दूरगामी लक्ष्य हैं उन तक पहुंचने का साधन उपलब्ध कराएगी। इस विशाल आबादी के जब हम 40% को देखते हैं, जब हम इस आबादी की समीक्षा करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि लगभग इस आबादी का 40%, 40% कहा जाता है, हो सकता है 42 या 45% भी हो, जो लोग हैं वो 25 से 30 वर्ष के युवा हैं। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय का, हमारी सरकार का ये सकारात्मक प्रयास है कि 25 से 30 वर्ष की जो हमारी युवा शक्ति है, इसको आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड में परिवर्तित कर दिया जाए। यानी जनसंख्या को समस्या नहीं बल्कि हम जनसंख्या को अपनी एक जनशक्ति के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। विकास की जब हम बात करते हैं तो विकास का प्रयास स्वयं से प्रारंभ, मैं से प्रारंभ होता है, हमसे प्रारंभ होता है, इंडिविजुअली प्रारंभ होता है। और भारत की युवा शक्ति जिस दिन यह संकल्प ले लेगी कि मैं यानी वह युवा शक्ति विकसित होगी, देश को विकसित राष्ट्र के रूप में परिणत करेगी, तो भारत की युवा शक्ति देश में सकारात्मक परिवर्तनों को जन्म देने में भी सक्षम है और जन्म देगी। और
वही युवा शक्ति देश में उन परिवर्तनों के लाभ को भी प्राप्त करेगी। विकास की जब हम बात करते हैं तो विकसित भारत 2047 की लक्ष्य प्राप्ति के लिए देश में युवाओं का मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा और इसके साथ ही साथ उनको सहायता प्रदान करने के लिए वर्तमान सरकार पिछले एक दशक से तत्पर है और सक्षम। सरकार के पिछले 10 वर्षीय प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप इस समय देश का युवा भी और देश का किसान भी, देश की मातृशक्ति भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत के निर्माण के लिए अगर देखा जाए तो यह एक अमृत काल है। अमृत काल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक लंबा समय अभी चलना है, लगभग 20 से 22 वर्ष 23 वर्ष का समय चलना है। तो इस समय को चलने के लिए जिस गति की आवश्यकता है, जिस उत्साह की आवश्यकता है, जिस ऊर्जा की आवश्यकता है, उसे बड़े लॉन्ग टर्म में बना के रखना है, बड़े बहुत दूर तक चलना है हमें उसके साथ। इसलिए इसको अमृत काल मैं कह रहा हूं कि ये एक अमृत काल चल रहा है क्योंकि देश का आर्थिक विकास गतिशील है। देश में लगातार आर्थिक विकास हो रहा है, युवा उत्साह से भरपूर है, मातृशक्ति सशक्त हो रही है और किसान हमेशा के जैसे अपने खून पसीने को बहाते हुए खेतों में मुस्तैद है। हमारा जवान सियाचिन ग्लेशियर पर मुस्तैद है, हमारा जवान कच्छ के रण और पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पर मुस्तैद है। तो हम जब बॉर्डर पे देखते हैं तो भी हमारा जवान हमारा युवा मुस्तैद है, हमारा युवा किसान भी अपने खेतों में मुस्तैद है, हमारी मातृशक्ति भी सशक्त है और हमारा जो युवा है जो स्कूल में है, कॉलेजों में है, विश्वविद्यालयों में है, संस्थानों में है, वो भी उत्साह से भरा हुआ है और हमारी सरकार के नेतृत्व में हमारा आर्थिक विकास गतिशील है। अर्थात इस अमृत काल में एक प्रयास करना है, एक प्रयत्न करना है, एक उत्साहपूर्ण कोशिश करनी है कि हम एक लंबी छलांग लगा सके, हमारा देश एक लंबी छलांग मार सके, जो छलांग उसे विकसित राष्ट्र का दर्जा प्रदान कर। क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, शोधार्थी रहा हूँ, इतिहास से एक अभिन्न मेरे जीवन का वो हिस्सा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐतिहासिक तथ्यों की बात जरूर करूंगा कि जब हम भारत की बात करते हैं तो 1947 हम सभी के लिए एक अविस्मरण, एक कभी न भूल पाने वाला वर्ष है कि किसी प्रकार से ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए हर भारतीय का कि 2047 भी हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अगर हम भी हैं तो हमारे लिए भी अविस्मरणीय होना चाहिए। और ये जो 1947 से 2047 के बीच का 100 वर्षीय जो समय है, 100 ईयर्स है, 100 वर्ष है, ये एक ऐसा समय है जिस समय में हमने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ अब करेंगे। लेकिन 1947 से पहले जब हम बात करते हैं तो चाहे हमारा युवा रहा हो, हमारा किसान रहा हो, हमारी मातृशक्ति रही हो, हमारे देश की गरीब साधारण जनता रही हो, सभी का एक ही स्वप्न था, सभी का एक ही समृद्ध प्रयास था, वो था भारत की आजादी, देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करना। और आप देखते हैं कि ये जो समृद्ध प्रयास था वो पूरा हुआ। 1947 में देश हमारा आजाद। इस देश को आजाद कराने में युवाओं की पूरी एक पीढ़ी, यानी युवाओं की जब मैं बात करूं तो उसमें हमारे अमर शहीद मंगल पांडे भी हैं, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी हैं, अशफाक उल्लाह खां भी हैं, रोशन सिंह भी हैं, चापेकर बंधु भी हैं, वीर सावरकर भी हैं, शहीद भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं। और आप देखेंगे कि जब हम किसान आंदोलन की बात करते हैं तो सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा के साथ साथ स्वामी सहजानंद सरस्वती तक हम आते हैं। जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो हमारे विभिन्न जो भारतीय हमारे राजनेता रहे हैं उन्होंने स्वदेशी आंदोलन भी किया। जब हम बात करते हैं हमारी महिलाओं की, तो चाहे वो भीखाजी कामा हो, चाहे वो सरोजिनी नायडू हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, यानी मातृशक्ति की, किसान की, युवा की एक पूरी पीढ़ी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, योगदान दे दिया, तब जाकर 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ, देश को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। ठीक इसी प्रकार 2024 में और आने वाले समय में हमारे देश के युवाओं को, किसानों को, मातृशक्ति को, हमारे देश की जनता को और हमारा युवा जो टेक्नोक्रेट है, हमारा जो युवा बिजनेस टाइकून है, हमारा जो युवा किसान है, हमारे जो सरहद पर खड़े युवा जवान हैं, हमारे जो युवा एंटरप्रेनर हैं, हमारे जो युवा व्यापारी हैं, हमारे जो युवा रोल मॉडल्स हैं,
हम सभी को एक ही स्वप्न देखना होगा, एक ही समृद्ध प्रयास करना होगा, और वो होना चाहिए हमारे राष्ट्र का विकास, हमारे राष्ट्र को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास। और 2047 में जब 100 वर्ष पूरे हों तो उस वक्त भारत विकसित भारत में परिणत हो चुका हो, यह प्रयास हमारा होना चाहिए। और इसी महान कार्य को जब हम विभिन्न उसके क्षेत्रों को जोड़ लेते हैं तो यही हमारा विकसित भारत 2047 का लक्ष्य बन जाता है, जिसके लिए हर भारतीय, हर संस्थान का एक संकल्प होना चाहिए और उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वर्तमान जो हमारा भारत है, इसमें केवल सरकार को ही नहीं, बल्कि सरकार के साथ साथ विश्वविद्यालय को, महाविद्यालय को, मेडिकल कॉलेज को, इंजीनियरिंग कॉलेज को, हमारे जो टेक्नोलॉजी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो आईआईएम्स हैं, जो हमारी आईआईटीज है, हमारे जो बड़े शिक्षण संस्थान हैं, उसमें छात्रों को शिक्षित और प्रशिक्षित ही नहीं करना है, बल्कि उनको राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करना है। और समर्पित से मतलब ये नहीं कि आप राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, उनको ये प्रेरित करना है कि राष्ट्र का जो विकास हो रहा है, देश जो प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहा है, देश जो विकास कर रहा है, जो हमारा प्रधानमंत्री अब पूरे के पूरे देश को लेकर आगे प्रगति के पथ पर चल रहा है, हमें उस व्यक्ति का साथ देना है, हमें उसके द्वारा किए जा रहे इस महान यज्ञ में आहुति देनी है, हमें उनके द्वारा किए जा रहे इस विकास के कार्य में एक अंग बनना है, और तब कहीं जाकर हमारा जो ये लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा। 2047 तक शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत, विकसित भारत के संकल्प को लेकर जब हम चलेंगे, तभी हमारा विकसित भारत 2047 का जो उद्देश्य है वह भी पूरा होगा, और निस्संदेह रूप से हमारा ये सपना पूरा होगा कि हम एक विकसित देश के युवा हैं, हम एक विकसित देश के नागरिक हैं, हम एक विकसित देश के किसान हैं, हम एक विकसित देश की मातृशक्ति हैं। ये जो अमृत काल है, इसमें हमारी जो अमृत युवा पीढ़ी है, वो राष्ट्रीय हित को जब सर्वोपरि रखेगी और सभी अपने अपने क्षेत्र में, यानी मातृशक्ति अपने क्षेत्र में, युवा अपने क्षेत्र में, विद्यार्थी अपने क्षेत्र में, टेक्नोक्रेट्स अपने क्षेत्र में, किसान अपने क्षेत्र में, अधिकारी अपने क्षेत्र में, शिक्षक अपने क्षेत्र में, चिकित्सक अपने क्षेत्र में, जब हम सभी ईमानदारी और गंभीरता के साथ अपने कार्यों को करेंगे तो यह देश स्वतः आगे बढ़ता जाएगा। और जब देश प्रगति के पथ पर स्वतः आगे बढ़ता जाएगा तो वह दिन दूर नहीं जब यह 22-23 वर्षों का समय समाप्त होगा और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हम समय के साथ ही प्राप्त कर लेंगे। यह जब हम विकसित भारत की लिए बन रही अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो निस्संदेह रूप से इस अर्थव्यवस्था का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा, और सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो हमारे मध्यम वर्ग पर आएगा, और 2047 तक हमारे मध्यम वर्ग का आकार बढ़ता जाए। ये जो आकार है यह विशाल घरेलू बाजार का निर्माण करेगा, और ये एक ऐसा विशाल घरेलू बाजार होगा जहां पर मांग और आपूर्ति दोनों का रेशियो बढ़ेगा, दोनों का अनुपात बढ़ता जाएगा, और यह मांग चिकित्सा की भी होगी, यह मांग तकनीकी की होगी, यह मांग प्रौद्योगिकी की होगी, यह मांग आजीविका की होगी, यह मांग हर भौतिक संसाधनों की होगी। अर्थात सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो केवल बड़ी फैक्ट्रियों और बड़े उद्योगों को लगाने का प्रयास नहीं है, बल्कि सरकार के द्वारा जो प्रयास है वह हर उस रोजगार को बढ़ाने का प्रयास है जो मध्यम वर्ग से लेकर, गरीब जनता से लेकर, किसान से लेकर और उच्च वर्ग तक की जो आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो। यानी यह जो सरकार है, विजन इंडिया 2047 में हमारा जो सरकारी स्तर पर जो प्रयास है, हमारे प्रधानमंत्री की जो दूरदर्शिता है, वह सूक्ष्म, लघु और बड़े, सूक्ष्म, लघु और विशाल उद्योगों की स्थापना, उनके विकास और उनके क्षेत्र को अधिक से अधिक फैलाना है। क्योंकि हम जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी आवश्यकताएं, बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो बड़ी औद्योगिक इकाइयों में नहीं बनती, बड़े छोटे छोटे स्थानों पर बनती हैं। हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे सामानों का प्रयोग करते हैं जो कि ब्रांडेड कंपनियां नहीं बनाती। बहुत सी सामान्य कंपनियां जिसको कि हम लघु और कुटीर उद्योग कहते हैं, वो वहां पर वो बनते हैं।
तो ऐसी परिस्थिति में जो ये विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है, यह देश को सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग से लेकर देश की बड़े बड़े आकार की औद्योगिक इकाइयों तक को लाभान्वित करने वाला, गरीब जनता से लेकर मध्यम वर्ग से लेकर किसान से लेकर सभी भारतीय जनता को प्रभावित करने वाला, लाभान्वित करने वाला और विकसित करने वाला लक्ष्य है। ये केवल एक सरकार का मैनिफेस्टो नहीं है, ये केवल एक व्यक्ति की सोच नहीं है, बल्कि इसमें सैकड़ों विद्वानों, हजारों विद्वानों के मस्तिष्क का विलय हुआ है, उनके मंथन, उनके विचारों, उनके चिंतन का विलय हुआ है, तब जाकर इस योजना को साकार करने की दिशा में प्रयास जो है प्रारंभ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार विजन इंडिया में अब डिजिटल इकोनॉमी का तेजी से उभार हो रहा है और इसकी शुरुआत आज से कई वर्षों पहले हो गई है। आज हम ई कॉमर्स, फिनटेक, एडटेक, हेल्थ टेक, एग्रीटेक की बात कर रहे हैं। हम कृषि के क्षेत्र में भी, हम सेवा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर जगह हम डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, नई नई मशीनरी की बात कर रहे हैं। ये वो उद्योग हैं जो अब रोजगार के नए अवसरों को सृजित कर रहे हैं, ये नए क्षेत्रों का सृजन कर रहे हैं। सेवा और दक्षता का जो क्षेत्र है उसको और ज्यादा परिष्कृत कर रहे हैं, उसको और ज्यादा बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। देश की हमारी जो सरकार है उसके नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान बढ़ा है। देश का कोई भी नागरिक जो समाचार, जो न्यूज चैनल को देखता है, देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने इंफॉर्मेशन को अपग्रेड रखता है, वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि पिछले 10 वर्षों में भारत का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान कई गुना बढ़ा है। आज आपका देश इस स्थिति में पहुंच चुका है जहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे कि विश्व का सबसे ताकतवर देश कहा जाता है, उस विश्व के सबसे ताकतवर देश की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा अमेरिका का राष्ट्रपति भी हमारे प्रधानमंत्री से उठकर हाथ मिलाता। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब हमारा प्रधानमंत्री बोलता है तो उसकी बात को बड़ी गंभीरता के साथ सुना जाता है। चाहे सार्क हो, चाहे बार्क हो, चाहे यूरोपीय देशों का संगठन हो, जहां भी चर्चाएं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय चर्चा होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में आज कोई भी चर्चा बिना भारत का नाम लिए हुए न पूर्ण होती है, न ही की जाती है। क्यों? क्योंकि जो 2014 में राजनीतिक परिवर्तन हुआ था, उसने एक ऐसे व्यक्ति को हमारी कमान सौंपी, देश की कमान सौंपी, जिसने देश में, यानी मैं कह सकता हूं कि सिलचर आसाम से पोरबंदर गुजरात तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कि किसी क्षेत्र को, किसी कोने को नहीं छोड़ा है जहां पर विकास की बात न की जाती हो, जहां पर विकास न किया जा रहा। हम अभी देखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोप में युद्ध हो रहा है दो देशों के बीच में। युद्ध की वजह क्या है, युद्ध कौन कर रहा है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब भारतीय नागरिकों को वहां से निकालना हुआ तो युद्ध के बीच में भी भारत की एयरक्राफ्ट को समय दिया गया, स्पेस दिया गया कि आप अपने लोगों को लेकर निकलिए। हमारा फाइटर पायलट पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग करता है तो उसे ससम्मान वापस पहुंचाया जाता है बिना किसी खरोंच की। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, यानी अब हमारा जवान जो है वो विलाप नहीं करता है, बल्कि वो सीमा के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करता है। क्यों? क्योंकि आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपने सतत प्रयास, अपने भगीरथ प्रयास, अपने दृढ़ संकल्प से देश की स्वरोजगार को, देश के रक्षा क्षेत्र को, देश के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को, देश के उद्योग को, देश के युवाओं को मजबूत किया है, मजबूती प्रदान किया है। आज भारत एशिया, यूरोप से आगे निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा महत्वपूर्ण देश बन चुका है जिसके साथ अपने संबंधों की समीक्षा करने के लिए एशियाई देश भी विवश हैं, यूरोपीय देश भी विवश हैं, और वो जो विश्व की कर्ता धर्ता माने जाते हैं, चाहे वो रूस हो और चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो, वो भी विवश हैं भारत के साथ अपनी नीतियों की समीक्षा के लिए, भारत के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिष्कृत करने के लिए। और यह आज 1 अरब 40 करोड़ की आबादी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। इसको बहुत विवेचित करने का कोई बहुत प्रयोजन नहीं है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया
कि भारत में रोजगार के अवसर सृजित किए जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री ने केवल इसको कहा, बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को प्रारंभ किया गया और देश को प्रेरित किया गया आत्मनिर्भर बनने के लिए, स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए, स्वदेशी रोजगारों को बढ़ाने के लिए। और उसका परिणाम आप देखते हैं कि कोविड-19 जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, दुनिया के बड़े बड़े देश घुटने के बल आ गए, कितने देश दिवालिया हो गए। उस कोविड-19 के महामारी के प्रकोप को झेलकर भी देश आगे निकल गया। रोजगार की समस्या का समाधान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ने देश में न केवल आर्थिक बल्कि आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को, इसी के साथ साथ भारत के निर्माण के लिए एक सुदृढ़ आर्थिक संरचना, एक नवाचार, कृषि, रोजगार आदि को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दूरदर्शी सरकार ने, दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने, दूरदर्शी नेतृत्व ने युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार देने, गरीबों और कामगारों को काम देने, मातृशक्ति के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए अपनी नीतियों और योजनाओं को प्रारंभ किया और उनको अपने कार्य योजना का अभिन्न अंग बना दिया। कुछ योजनाएं हैं जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय कैरियर सेवा योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान योजना, प्रधानमंत्री जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीएम स्वनिधि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को भारत सरकार के विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखते हुए और अधिक सुदृढ़ व्यवस्थाओं को बनाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार, सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय भारत सरकार, वित्त मंत्रालय भारत सरकार और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत इन योजनाओं को चलाया जा रहा है। मंत्रालय से लेकर विभागों से लेकर पूरा मॉनिटरिंग की जा रही है कि इन सभी योजनाओं का लाभ देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को, देश के किसानों को और गरीब जनता को प्राप्त हो रहा है कि नहीं। और ऐसा नहीं है कि सरकार यहीं पर 13 मंत्रालय और 13 विभागों को मिलाकर उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को बनाने का प्रस्ताव हो चुका है और साथ ही साथ आने वाले समय में 21 मंत्रालय और विभागों को सम्मिलित करके प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान बनाने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा इंडिविजुअली विभागों से जो कार्य लिया जाना है वो लिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं और 13 विभागों को, 21 विभागों को, मंत्रालयों को संयुक्त रूप से मिलाकर 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। सतत कार्यक्रम चल रहे हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि केवल बातें की जा रही हैं, बल्कि दिन प्रतिदिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पण की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। विकसित भारत 2047 में सभी को सम्मिलित करने के लिए सरकार का यह भागीरथ प्रयास, मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार का यह सतत प्रयास है, यह भागीरथ प्रयास, जहां कर प्रणाली को, टैक्सेशन को सरल बनाकर, टैक्स चोरी को कम करके मध्यम वर्ग को उपभोग एवं विकास का एक प्रमुख माध्यम और चालक बनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर मातृशक्ति को उज्ज्वला योजना, स्वरोजगार की ओर ले जाने वाली योजनाओं, मातृ शिशु कल्याण योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। तो वहीं युवाओं को शिक्षण एवं कौशल विकास प्रशिक्षण से जोड़कर उनकी कार्य क्षमता, कार्य क्षेत्र और उनकी आजीविका को बढ़ाने का
निरंतर प्रयास किया जा रहा है। अंत्योदय योजना एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के द्वारा देश में वे जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए भोजन का इंतजाम बहुत ही सरलता और सहजता से नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भोजन, उनके लिए अनाज पहुंचाने की व्यवस्था और उनको आजीविका प्रदान करने के लिए कार्य जारी है। और श्रम मामलों के लेबर जो मैटर्स की जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग हैं, उनके द्वारा भी उनको विभिन्न कार्य उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विकसित भारत के निर्माण के लिए 20 से 23 वर्षों तक निरंतर सजगता, सेवा, सहायता और कार्यों को करते रहने की अनिवार्यता है, आवश्यकता नहीं है बल्कि अनिवार्यता है, जिसमें यह भारत सरकार की नई शिक्षा नीति, कौशल विकास योजना सहित उनकी जो अन्य योजनाएं हैं वो युवाओं का विकास कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं मातृशक्ति को सशक्त बना रही है। उज्ज्वला योजना उस मातृशक्ति को सशक्त बना रही है जो अपने देश, अपने परिवार का पेट भरने का कार्य कर रही है। तो रोजगार की जो योजनाएं हैं वह हमारी मातृशक्ति को सक्षम बना रही है कि वे घर की चार दीवारी में बैठकर ही कुटीर और लघु उद्योगों के माध्यम से देश के विकास में योगदान दे सकें। साथ ही साथ अंत्योदय योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, गरीब कल्याण रोजगार योजना इत्यादि के द्वारा गरीबी का जीवन जी रहे लोगों और किसानों को भी हर प्रकार से लाभ पहुंचाने का प्रयास सरकार कर रही है। यह वही देश है जहां पर बहुत समय पहले, या मैं 10 सालों से पहले की बात करूं या पूर्ववर्ती सरकारों की बात करूं, तो एक गरीब व्यक्ति नहीं, किसान नहीं, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और बड़े बड़े नर्सिंग होमों में जाने। इलाज का अभाव था, सेवाओं का अभाव था, लेकिन दूरदर्शी प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ने और आयुष्मान कार्ड की योजना ने आज देश के गरीब जनता को, आज देश के किसान को, आज सामान्य लोगों को इस योग्य बना दिया है, उस स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो, चाहे बड़े नर्सिंग होम हो, चाहे बड़े हॉस्पिटल हो या सरकारी चिकित्सालय हो, वे अपनी चिकित्सा सेवाओं को वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। 5 लाख जैसी बड़ी धनराशि की तक की चिकित्सा सेवाओं को वो प्राप्त कर सकते। विजन इंडिया 2047 के संदर्भ में पिछले 10 वर्षों में अगर हम देखते हैं और एक तार्किक और न्यायपूर्ण समीक्षा करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे दृढ़ संकल्पी प्रधानमंत्री ने, उनकी टीम ने, भारत सरकार ने आज 10 वर्षों से देश में बन रहे एक्सप्रेस हाईवे, टनल, बड़े फ्लाईओवर्स जिसमें अटल टनल, पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर बने फ्लाईओवर के साथ ही साथ देश के विभिन्न शहरों में जो परियोजनाएं चली हैं, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ने परिवहन के क्षेत्र में क्रांति ला दिया है। और ये परिवहन का क्षेत्र जो है, यह यातायात, टूरिज्म यानी पर्यटन, संस्कृति और सबसे बड़ी बात उद्योग, और गांवों को शहरों से और शहरों को बड़े बड़े महानगरों से जोड़ने की क्षेत्र में यह एक महान क्रांति दिखाई पड़ती है पिछले 10 वर्षों में। आज आप जब भारत के एक्सप्रेस वेज पर चलते हैं, 6 लेन, 8 लेन, 4 लेन में चलते हैं, तो आपको लगता है कि आपने जिस सरकार को चुना था, जिस व्यक्ति को आपने अपने प्रधानमंत्रित्व की जिम्मेदारी सौंपी थी, उस व्यक्ति ने 10 वर्षों में आपके दिए गए जनादेश के साथ हर कसौटी पर खरा उतर गए। आज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में आप देखते हैं कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा आप अपने इलाज को करा सकते हैं। आज देश के हर शहरों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है उसके अंतर्गत आपको जन औषधि केंद्रों में आपकी दवाइयां प्राप्त होती हैं। वो दवाइयां जो हजारों रुपए की थी, लोग करने से मजबूर होते थे, वो दवाइयां आपको प्राप्त हो रही हैं। ये सब क्या है? ये सब आज के भारत को, वर्तमान को तैयार किया जा रहा है कि आप उठिए, तैयार होइए, अपने अंदर उत्साह और शक्ति का संवर्धन कीजिए और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर पूरे उत्साह और शक्ति के साथ चल दीजिए। आज पटरी पर दौड़ती हुई, चाहे वंदे भारत एक्सप्रेस हो, चाहे तेजस जैसी और हमसफर जैसी सुपरफास्ट ट्रेनें हों, हाईवेज पर दौड़ती हुई BMW, मर्सिडीज की कारें हों या वॉल्वो और मर्सिडीज की स्लीपर बसें हों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में स्थापित हो रही फैक्ट्रियां हों, उद्योग हों, बढ़ता पूंजी निवेश और हमारे लहलहाते खेत, हमारे विकसित होते
कुटीर लघु उद्योग, हमारे स्वदेशी उद्योग, ये समग्र रूप से विकसित भारत 2047 की पटकथा को प्रतिदिन लिख रहे हैं। और आप, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे कि 2047 में जब हम एक विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त कर लेंगे, तो जब हम समीक्षा करने बैठेंगे, तो यह सरकार, इस सरकार के प्रयत्न और इसकी एक एक योजनाओं को आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमने एक एक योजनाओं के माध्यम से एक एक बड़े लक्ष्य को हासिल किया। जिस प्रकार देश में आज देश की जनता को अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी में विश्वास है और उनके दृढ़ संकल्प से आज देश विकसित भारत बनने की दिशा में जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, वह हम सभी के लिए एक सौभाग्य रहा है कि आज से 10 वर्षों पूर्व जो हम लोगों ने एक निर्णय लिया था, वही निर्णय अब हमें फिर मौका मिल रहा है लेने का। हमें विकासशील से विकसित बनना है, इसलिए हमें यह सोच समझकर कार्य करना होगा कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जिस नेतृत्व की जरूरत है, वह नेतृत्व हमें कहां से और कैसे मिले। जिस प्रकार देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दृढ़ संकल्प के साथ अब इस महायज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसी प्रकार भारत के विभिन्न जो हमारे प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में जो सबसे ज्यादा राजनीतिक दिशा से महत्वपूर्ण प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उसके यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी भी उस विकसित भारत के लक्ष्य 2047 में अपनी आहुतियों को डाल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए जा रहे विकास योजनाओं को देखते हुए प्रदेश में भी मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, निःशुल्क बोरिंग योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना को ग्रामीण से शहरी क्षेत्र तक फैलाना, सुकन्या महिला सशक्तिकरण के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बालिका समृद्धि योजना, धन लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या मंगला योजना, उत्तर प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए उत्तर प्रदेश नवीन रोजगार छतरी योजना और राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों वृद्धावस्था पेंशन योजना के माध्यम से देश के हमारे प्रधानमंत्री के साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी एक नई इबारत को लिख रहे हैं, जहां पर आज हमारे पूरे देश के साथ साथ हमारे प्रदेश में भी किसान, गरीब, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए निरंतर योजनाओं को लागू किया जा रहा है, सख्ती के साथ उन पर अमल किया जा रहा है और देश आगे की ओर बढ़ रहा है। बहुत समय पहले लोग पूछते थे कि उत्तर प्रदेश में क्यों जाए, यूपी में का बा, यूपी में का बा, यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में मैं कह रहा हूँ यूपी में का बा। बड़े फक्र के साथ अब हम लोग कहते हैं कि यूपी में बाबा बा। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में भ्रष्टाचारियों, कालाबाजारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हुई है, चाहे ईडी के माध्यम से हुई हो, चाहे अन्य एजेंसीज के माध्यम से हुई हो, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो यह सरकार चल रही है, उस सरकार ने उत्तर प्रदेश में कालाबाजारियों पर, भ्रष्टाचारियों पर एक सांघातिक प्रहार किया है, माफियाओं की कमर तोड़ दी है। और यह करके लोगों ने पूछा था कि यूपी में का बा, मैं फिर कह रहा हूं यूपी में बाबा बा। और इम्पैक्ट देखिए, प्रभाव देखिए कि पहली बार उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स मीट हो रही है, जिसमें अप्रवासी भारतीयों के साथ साथ पूरे देश के बड़े औद्योगिक घरानों के लोग सम्मिलित हो रहे हैं और 25 लाख करोड़ से लेकर 30 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश की बात उत्तर प्रदेश में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बन रहे विश्वविद्यालय, बन रहे एयरपोर्ट, बन रहे विभिन्न संस्थान, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर बन रहे हमारे सड़कें, यह सब हमें यह दिखा रहे हैं कि हमारे द्वारा चुनी गई जो सरकारें हैं केंद्र में और हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में, यह किस प्रकार हमारे युवाओं को, हमारे किसानों को, हमारी महिलाओं को, हमारे गरीब जनता को सशक्त बना रहे हैं, उनको विकसित भारत का हिस्सा बना रहे हैं
उनको विकास की दिशा में किस तरीके से ले जा रहे हैं। और निस्संदेह रूप से जो लक्ष्य विजन इंडिया 2047 में निर्धारित किया गया है, विकसित भारत 2047 के निर्माण का, वह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत सरकार के प्रयासों से, देश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और हमारे पूरी जनता के प्रयासों से यह निस्संदेह रूप से हासिल होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश विकसित भारत 2047 के निर्माण में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक सकारात्मक भूमिका ही नहीं बल्कि एक नई इबारत की रचना करेगा। और 2047 में या उसके बाद जब भी हम इस विकसित भारत 2047 के इतिहास की समीक्षा करेंगे तो इसके इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में पहला नाम श्री नरेंद्र मोदी जी का लिखा जाएगा। उनकी टीम में सम्मिलित श्री नितिन गडकरी जी, श्री अश्विनी वैष्णव जी, श्री मनसुख मांडविया, निर्मला सीतारमण जैसे लोगों का लिखा जाएगा। तो उसी में एक सुनहरा चमकता हुआ नाम निस्संदेह रूप से होगा महंत योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि यह वो नाम है जो इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रदेश को इस स्तर पर ले आएंगे जो कि हम विकसित भारत 2047 में सर्वाधिक योगदान देने वाले प्रदेश के रूप में स्थापित होंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। समय ज्यादा मैंने लिया है, इसके लिए मैं अपने लोक सेवक लोक पहल के हमारे संचालनकर्ता, हमारे अग्रज अखिलेश त्रिपाठी सर को वापस कहूंगा कि सर मैं यहीं पर वाणी को विराम दे रहा हूँ। समय ज्यादा लिया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। नहीं, 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 समय ज़्यादा नहीं लिए हैं, आपको समय सबको समय दिया जाता है, अभी चाहें तो बोल सकते हैं। नहीं नहीं सर, पर्याप्त सर। ठीक है, आज का वक्तव्य बहुत सारगर्भित रहा है। विकसित भारत में 4 जातियों का उल्लेख अब भारत की सरकार, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, कि भारत में केवल 4 जातियाँ हैं, युवा है, महिला है, किसान है और गरीब है। यही भारत की जातियाँ हैं, क्योंकि विदेशी शक्तियाँ भारत को टुकड़े में विभाजित करने का सद-प्रयास करती हैं। भारत का जब भी उत्कर्ष होता है, विदेशी शक्तियाँ इसे लूटने में लगी रहती हैं और डॉक्टर भावेश जी इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो इनसे अच्छा कौन जान सकता है कि भारत में किस प्रकार की का छल-छद्म किया गया। 712 से आक्रमण शुरू हुए, उसके बाद डच आए, पुर्तगाली आए, यूरोपियन आए, मुगल आए, मध्य युग पूरा अंधकार युग है। कितने आक्रमण घात प्रतिघात झेला है। तो इसका बहुत सीधा-सा अर्थ है कि भारत विकसित था, भारत गाँव का देश था, भारत आत्मनिर्भर था। वुड डिस्पैच में लॉर्ड मैकाले लिखता है कॉमन सभा में भाषण देते हुए कि भारत को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि भारत के गाँव आत्मनिर्भर हैं। और इसीलिए एक लोकोक्ति का प्रयोग होता था, "को नृप होई हमें का हानि"। राजा में क्या परिवर्तन होता है, राजसत्ता कैसे परिवर्तित होती है, इससे भारत के नागरिकों पर असर नहीं होता था। उसी को नृप होई, को राजा हो, हमें क्या हानि होती है। इसका अर्थ था कि भारत के गाँव आत्मनिर्भर थे, सेल्फ रिलायंस विलेज थे भारत के। तो जो आत्मनिर्भरता थी वो विश्व को खटक रही थी और कितनी यातनाएँ हमने झेली हैं। ठीक वही परिस्थिति, वही मंजर आज भी खड़ा है कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर भारत को विदेशी शक्तियाँ किस प्रकार तोड़ सके, पंजे को मरोड़ सके। क्योंकि भारत अब विश्व से आँख में आँख डाल के बात करता है। भारत के प्रधानमंत्री अगर विश्व के मंच पर चलता है तो उसके पदचाप सुनाई देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का अब वक्तव्य सुनने के लिए महाशक्तियां अमेरिका, संयुक्त राज्य, फ्रांस जैसे देश, रसिया जैसे देश लालायित रहते हैं कि भारत का रुख क्या है। चीन को हम लगातार चुनौती दे रहे हैं और मैं थोड़ी-सी भविष्यवाणी तो नहीं करूँगा, लेकिन प्रधानमंत्री संकेत देने लगते हैं। प्रधानमंत्री का विश्वास देश जनता पर है और देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पर। निसंदेह इन युग पुरुषों ने अपनी प्रामाणिकता स्थापित कर दी है। प्रधानमंत्री लगातार संदेश दे रहे हैं, 2-3 बातें महत्वपूर्ण होंगी। 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर और तगड़ी नकेल कसेगी, इसका संकेत देने लगे हैं। आने भी लगा है और निश्चित रूप से सरकार का निर्माण होने जा रहा है। हम सब स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं को लग के जनता को राष्ट्रवाद की ओर उन्मुख करना है।
पीओके भारत में आएगा। जनरल वीके सिंह जी का टिकट काट दिया गया है और वो जनरल जहां अब मैं बातें भविष्यवाणी करना लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि राजनीति में भविष्यवाणी करना मूर्खता है, लेकिन मैं मूर्खता नहीं, एक अनुमान व्यक्त कर रहा हूं कि जनरल वीके सिंह का टिकट न दिया जाना एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है भारत सरकार की। क्योंकि जब पीओके को लेना होगा तो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में एक सेना का बड़ा नायक रहेगा और वीके सिंह जी से जैसा बड़ा कोई नायक नहीं होगा। दूसरा, महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन होंगे जिसमें जैसे एमएसएमई, इंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप और यूनिकॉर्न कंपनियों का माहौल बनेगा। भारत के उत्पाद विश्व में जाएंगे, पेटेंट पेटेंट होगा भारत के उत्पादों का और हम आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएंगे। हम सबको संघ की मीटिंग में भी चलना है, चुनाव की मीटिंग में, तो इसलिए समय कम है। एक छोटी सी टिप्पणी डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी से चाहूंगा। डॉक्टर अरुण जी। जी 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 भाई। हाँ, बस बस अपनी एक टिप्पणी से अब कार्यक्रम का समारोह करिए। जी भाई साहब, बहुत बहुत अच्छा रहा, ये उससे भी बहुत अच्छा रहा है। तो और आप सभी को जो लोग जुड़े रहे बहुत और भावेश जी को विशेष रूप से इनमें देने के लिए बहुत 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 आभार इस सुंदर वक्तव्य के लिए। आपने समारोह सुंदर किया है। आप संस्कृति और सभ्यता के मर्मज्ञ हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, तो आपका पाथेय भी हम लोगों के लिए, आपका स्पर्श, आपकी उपस्थिति हम लोगों का ऊर्जा ऊर्जा बढ़ाती है, लोक पहल को नई दिशा देती है। डॉक्टर भावेश जी अपने कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, स्वदेशी के कार्यकर्ता भी हैं, तो हम इनको आशीर्वाद और स्नेह भी दे सकते हैं कि आप और यशस्वी बनिए, आपकी वाणी में सरस्वती और प्रखरता से वास करें। आपका बहुत बहुत आभार। सभी श्रोताओं का अभिनंदन।